जैसे प्रेसी में तो आप भी आइए हम इम्प्रूव करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी आप सबके सामने एक ऐसे आता है तो आपने देखना होता है कि आखिर ये ऐसे की डिमांड ऑफ द टॉपिक यानी डीओटी क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का ऐसे हमारे सामने बड़ा सिंपल सा हमें लग सकता है। ऐसे है जी, फूड इन्फ्लेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन। अब यहां पर देखिएगा कि आप जब भी आपने इस तरीके के एसेस को देखना है तो स्टूडेंट्स, अब मैं नहीं ये बताऊंगा, ये आप सबने बताना है, लेकिन मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। इस एसे में कितने डोमेन्स हाईलाइट किए गए हैं या कितने डोमेन्स गिवन है? कोई मुझे बता सकता है? बाकी सारी कहानी हमें पता चल जाएगी। आई जस्ट वांट टू यू टू टेल मी कि हाउ मेनी डोमेन्स हैव बीन हाईलाइटेड। शफा पुत्र हियर, कैन यू टेल मी? चार डोमेन्स ना, फूड, इन्फ्लेशन और नेशनल और फिर सिक्योरिटी। चार डोमेन्स हैं जी। फूड है, फिर इन्फ्लेशन है, फिर नेशनल है और फिर सिक्योरिटी। तो चार डोमेन्स हो गए। क्यों शफा, ऐसा ही है ना? चार डोमेन्स हो गए आपके नहीं पास। सर, टू है। दो डोमेन्स हैं। अच्छा देखिए, जी बिल्कुल सर। आप आया, दरअसल फूड इन्फ्लेशन एक डोमेन है और नेशनल सिक्योरिटी या फादिया आपके पास दो डोमेन्स हैं। और जब भी आपके पास ऐसे में दो, तीन या चार या इवन पांच है, जितने भी डोमेन्स आ जाएं, तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर चाहता है कि हम उन डोमेन्स को आपस में कनेक्ट करके बताएं। आप ये नहीं बता देंगे कि फूड इन्फ्लेशन के कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन क्या है और फिर नेशनल सिक्योरिटी के कॉज इफेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं बताना आपने। बल्कि आपने रिलेट करना है कि फूड इन्फ्लेशन और नेशनल सिक्योरिटी में आखिर क्या रिश्ता है। फूड इन्फ्लेशन और नेशनल सिक्योरिटी का ये रिश्ता क्या कहलाता है जी। ठीक है, तो द थिंग इज दिस, आपने यहां पर बताना है कि इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है इनका रिश्ता, क्या है इनमें रिश्ता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अगर एस्पायरेंट या मैं अगर आपसे की जगह एस्पायरेंट होऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि फूड इन्फ्लेशन क्या होती है। सिंपल इज दैट। फूड इन्फ्लेशन के फैक्टर्स और कुछ मैंने यहां पर चीजें लिख दी हैं आप सबके लिए, आप सबकी आसानी के लिए। तो देखिए जी, फूड इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जी आपके पास फूड आइटम्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब मनाहिल, क्या यहां पर फूड इन्फ्लेशन की जब मैं आउटलाइन यहां पर बताऊंगा तो देखिए आपने यहां पर कॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन नहीं बताना। ठीक है, आप सिंपली यहां पर बता सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन नेशनल सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, अब फूड इन्फ्लेशन तो हमने देख लिया एवरीबॉडी, जब आपके पास फूड आइटम्स के या फूड कमोडिटीज के प्राइस जाते हैं बढ़, तो इसे कहा जाता है। आज हम फूड इन्फ्लेशन देख रहे हैं, आटा किस तरह है जी किलो, एनीवन, कोई अगर आइडिया हो तो? खैर, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, अगर किसी को नहीं भी पता तो लेट्स जस्ट लीव इट। तो क्या है कि प्राइस, क्या आज हम पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया हिरा जी। अरिका, क्या पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन है? ओ, बहुत एक्सपेंसिव हो गया तो। एनीवन, अक्सा, हिरा, फिजा, एहतशाम, इस्मत, किंजा, निदा, दानियाल किधर है, जरक, असमत, असवद किधर है? असवद हैं क्लास में? जी, व्हाट डू यू से, पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं ना? ठीक है, यस। और ठीक है जी, हम फेस कर रहे हैं। अब आपने बताना कि नेशनल सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, बट यहां पर एक और मसला है स्टूडेंट्स। मैं अक्सर आपसे हर ऐसे में ये सवाल पूछता हूं, मैं यहां पर भी ये पूछूंगा स्टूडेंट्स, क्या इस टाइटल में कहीं पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है? एनीवन, हाँ बताइए। सर, ग्लोबली। हाँ देखिए, पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, तो आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे, राइट? ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ना। ठीक है जी सर जी, अब इसकी जरा मुझे आउटलाइन बनाकर दिखा दीजिए। इसका हेडर्स आपने अभी बनाने, आर्ग्यूमेंट्स पर बात करते हैं फिलहाल। मुझे आपने इसका पहला जी, मैं आपको हस्बे मामूल आपकी मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि पहला इसका हेडर होगा जी इंट्रोडक्शन, और दूसरा यानी जो आखिरी इसका हेडर होगा वो जो भी होगा वो होगा जी कंक्लूजन। इतनी जी मैंने देखी कितनी ज्यादा आपकी हेल्प कर दी है, क्यों हिरा? अब दरम्यान वाले जरा हेडर्स, सिर्फ हेडिंग्स, मेन मेन हेडिंग कि दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, चौथी क्या होगी, मेरे ख्याल से इतनी बनेगी। तो क्या क्या हेडिंग, चलिए अंडरस्टैंड। चार हेड, तीन हेडिंग्स और बनेगी। अब ये तीन हेडिंग्स मुझे जरा आपने ये बना कर देनी है, मैं अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, चार नहीं अब आपने बतानी, सिर्फ तीन हेडिंग्स इसकी बनेगी। तीन हेडिंग्स में आपने पूरा का पूरा ये ऐसे कंक्लूड करना है। बताइए क्या क्या तीन हेडिंग्स होनी चाहिए इसकी? मुझे बेटा सारे इकट्ठी बना के दीजिए, ऐसे नहीं हिरा, सारी एक ही दफा मुझे भेजिए, ठीक है? जैसे ये जोया मुझे सेंड कर रही है ना हिरा, देखिएगा जरा। रिलेशन सिक्योरिटी, हाउ फूड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स नेशनल। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी थी स्टूडेंट्स, ये ऐसे में आई डोंट नो अगर मुझे ये चीज आपको बतानी चाहिए या नहीं, बट आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा ऐसे करते हुए
क्योंकि अभी से हमारे दरमियान, मैं नाम नहीं लूंगा, बल्कि नाम भी ले ही लेता हूँ जी, क्या हो जाएगा इसमें। स्टूडेंट्स आपके साथ वो क्लास नहीं ले रहे बच्चे, लेकिन CSS 2025 के रिटर्न क्वालिफायर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कुछ अंडर ट्रेनिंग ट्रेनिंग जाने वाले हैं अरिका, और वो अपना ग्रुप इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट है, 126 पोजीशन है उनकी, बुशरा परवीन। फिर एक मेरे स्टूडेंट हैं, उनका नाम है बिलाल, 307 पोजीशन की आई थी। ठीक है, CSS 2025 में, एंड 741 मार्क्स थे उनके ओवरऑल। तो ऐसे कुछ बच्चे भी अब आए हैं। तो आप सबको जरा अटेंटिव रहना पड़ेगा, तो प्लीज ये बेवकूफों वाली मिस्टेक्स अभी अभी नहीं करनी, इमेच्योरिटी आपकी नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट जी, जोया लिख रही है इंट्रोडक्शन इम्पैक्ट्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, प्रैग्मेटिक मेजर्स टू काउंटर। नहीं जोया, एक और हेडिंग मैं चाहता हूं आप ऐड करें, हाउ फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स। नहीं, मैंने कितनी दफा आपको कहा है, 3 हेडिंग्स बनानी है जी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान में 3 हेडिंग्स बनाइए। द रिलेशनशिप, गुड वन। हाँ हो सकता है नूर, गुड वन। हाउ फूड इन्फ्लेशन थ्रेटन्स, गुड वन। प्रैग्मेटिक, गुड वन बेटा, सही है। हीरा लिख रही है इंट्रोडक्शन, डिबंक द टर्म। बेटा डिबंकिंग का कोई यहां पर नहीं है हीरा, देखें। हीरा बेटा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा, यहां पर डिबंकिंग हमने क्या करना है, सिंपल से तो टर्म्स है। कौन से कोई टेक्निकल टर्म्स है कि आप यहां पर इन्हें डिफाइन करें, नो नीड कि आप इन्हें डिफाइन करें, एग्जामिनर को पता है। ठीक है, नो नीड। इससे और बेहतर हेडिंग्स आ सकती हैं। जल्दी जल्दी बनाइए जी सारे, मुझे आप सबकी तरफ से हेडिंग्स चाहिए बेहतरीन, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस सम वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स। जोया आपने लिख तो दिया है पहले बेटा, फिर से हेडिंग लिखनी है। इम्पैक्ट्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन सर ऑन आपने कहा था ना एक ऐड करनी है। ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, नहीं ऑन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट बेटा, ऑन नेशनल सिक्योरिटी होता है, दा नहीं। पता है क्यों? आपने जब बता दिया ना नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, तो बेटा आप यहां पर इसे एक जेनेरिक टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जेनेरिक के साथ कभी भी कोई भी ऐसा टर्म या कोई भी ऐसा लफ्ज जो स्पेसिफाई करता है वो नहीं होना चाहिए ना इस्तेमाल, क्यों जोया? तो देखिए, दा स्पेसिफाई करता है, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट इज जेनेरिक, तो ये तजाद पैदा हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी कैन एक्सेसरबेट फूड, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन बेटा, जोया मुझे एक बात तो बताएं, जोया जैदी, बेटा इम्पैक्ट ऑफ फूड इन्फ्लेशन, ये और आपके नेक्स्ट हेडर में क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं है फर्क, ठीक है। सर आपने कहा एक चीज, फूड इन्फ्लेशन नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रही है, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी अगर खराब होती है तो वो भी फूड इन्फ्लेशन को वो कर सकती है, एग्जासरबेट कर सकती है। हाँ ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, ये आपके पास एक सेकेंडरी डोमेन है। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी का इम्पैक्ट बताइए फूड इन्फ्लेशन पर, आप डायरेक्ट फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो फूड इन्फ्लेशन है ना, इसका प्राइमरी इम्पैक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी पर। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा इसके बरक्स के आप नेशनल सिक्योरिटी का भी बताएं। तो ये तीसरा हेडर स्टिल आपका वीक है। अफेक्ट्स वे फॉरवर्ड, नहीं इसमत ऐसे तो नहीं लिखते, इसमत ऐसे हेडिंग्स नहीं लिखते बेटा। देखिए आपके ऊपर नीचे जो बच्चे लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, प्रॉपर सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। निम्रा लिख रही है करंट, अरिका आपकी तरफ से नहीं आ रहा बेटा, वेर इज अक्सा, नो हेडिंग्स, वेयर आर यू? द करंट सिनेरियो फूड इन्फ्लेशन, हाँ गुड वन गुड वन गुड वन निम्रा। हाउ फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी, बेटा फूड सिक्योरिटी तो है भी नहीं है निम्रा। बेटा मैं इसीलिए कहता हूँ कि सर थोड़ा वो मेच्योर। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं वो नेशनल सिक्योरिटी लिखी थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। बेटा मैं बोल बोल कर अगर यहां पर थक गया हूं, तो एग्जामिनर तो आपके पेपर में बोलेगा भी नहीं ऐसे, तो तब भी आप फूड सिक्योरिटी लिखाएंगी। बेटा सिंगल मोस्ट फैक्टर आपको यहां पर फेल कर देगा, तो प्लीज बी सीरियस बेटा, Yes, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग yes. अबाउट कपल ऑफ मिनट्स अगो। गलत है ये बेटा, फिर से देखिए प्लीज, आई वॉन्ट बी चेकिंग दिस। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन, cursory look at the relationship between food inflation and national security। यार जरा मुझे एक बात तो बताओ, आपने बताना है फूड इन्फ्लेशन नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है, मेन आपका जो प्राइमरी हेडिंग यही होगी ना, जहां पर आप 8-10 आर्ग्यूमेंट्स दोगे। देखो आप इससे पहले रिलेशनशिप भी बता रहे हो, तो रिलेशनशिप में देखो आपने पूरे हेडिंग, पूरे जो आपने बताया कि फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है नेशनल सिक्योरिटी को, इससे पहले आप अगर रिलेशन, तो यहां पर भी तो रिलेशन ही बता रहे हो आप, क्यों जरा? तो फिर तो ये रेपिटेशन हो जाएगी ना, पहले भी आप रिलेशन बता रहे हो उसके बाद भी, ये तो रेपिटेशन है। जरा क्या मैं सिंपली, एवरीबॉडी मुझे बताइएगा, क्या मैं सिंपली दे सकता हूं एन ओवरव्यू ऑफ फूड इन्फ्लेशन, बताइएगा, फूड इन्फ्लेशन या नेशनल सिक्योरिटी, कुछ ऐसे, क्या मैं ये सिंपली ऐसे पुट अप कर सकता हूँ? एनीबडी एनीबडी मुझे बताइएगा। ये सिंपल हो सकता है जी यहाँ पर। किन्जा लिख रही है लिंक बिटवीन, नहीं बेटा, कॉल, मनाहिल, मैंने मनाहिल किधर है बेटा, आप क्लास में हैं?
मुझे बताइएगा मनाहिल, मुझे अगर आप वॉइस पर जवाब दें जी तो ज्यादा। हाँ। बेटा मनाहिल, मैंने अभी अभी तो मना किया कॉज बिहाइंड फूड इन्फ्लेशन क्यों लिखने हैं। क्या मैंने पूछे हैं? आई एम द एग्जामिनर हियर। क्या मैंने पूछे हैं बताइए। नो। व्हाई यू राइटिंग दिस? समझ नहीं आ रहा तीसरा कौन सा करूँ, क्योंकि फूड सॉरी इन्फ्लेशन। क्या? मुझे वो तीसरा वही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ओवर फूड इन्फ्लेशन का आपने वो चलें इसलिए चैलेंजेस मैं बना और देता हूँ, मैं कॉज बना में देता हूँ, कंफ्यूज कॉजेज नहीं हो जाती लिखना, कॉजेज नहीं लिखना गलत है। ओवर यू फूड इन्फ्लेशन, ठीक है जी। राइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बाय फूड चेन, फूड इन्फ्लेशन, राइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नहीं अरिका, डोंट मेक इट फैंसी, इसे सिंपल नहीं आप कर सकते। राइज ऑफ फूड, राइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अच्छा नहीं लग रहा प्रॉपर मुझे, एक फॉर्मल वाइब नहीं यहाँ पर आ रही। क्या आप सिंपल यहाँ पे बता सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन एज अ फैक्टर बिहाइंड नेशनल सिक्योरिटी, या राइज नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अरे का तीसरा वाला रिफ्रेश करें बेटा। प्रैग्मेटिक मेजर्स रिक्वायर्ड टू कर्व फूड इन्फ्लेशन टू इंश्योर, ठीक है जी ये सही है। अभी तक दो तीन बच्चों ने अच्छी बनाई है आउटलाइंस। एन ओवरव्यू ऑफ फूड इन्फ्लेशन, ठीक है जी। हाउ फूड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है जी। प्रैग्मेटिक मेजर्स, गुड वन ऑफ आदिया। असवद, व्हाट इज फूड इन्फ्लेशन, हाउ फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स नेशनल मेजर्स, ठीक है असवद, ठीक है ये भी कोई मसला नहीं। एन ओवरव्यू ऑफ फूड इन्फ्लेशन नेशनल सिक्योरिटी रिलेशन, चलें ये भी ठीक है। ऑलराइट जी स्टूडेंट्स, बाकी तमाम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्यों नहीं लिखा जी? क्या बात है? आ, अरसलान, वे आर यू, क्यों नहीं लिखा? अक्सा रशीद क्यों नहीं लिखा? मरियम क्यों नहीं आपने लिखा? फिजा ने नहीं लिखा। हिरा ने नहीं प्रॉपरली प्रेजेंट किया। एहतशाम ने नहीं लिखा। इस्मत ने नहीं लिखा। माइला ने नहीं लिखा। निदा ने नहीं लिखा। नूर ने नहीं लिखा। वाई इज इट सो? बताइएगा। राबिया ने नहीं लिखा। राबिया के बाद सर सबाहत ने मेरा भी नहीं आपने चेक लिखा। नहीं कर दिया। अच्छा, कर दी मैंने, ओके। हुमा ने नहीं लिखा। जोया ने लिखा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अगर आप इसी तरीके से, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़े स्लो हैं, अगर आप इसी तरीके से स्लो रहते रहेंगे ना तो मैं फिर आपको बैच बी में भेज दूंगा। बैच बी से मुराद है कि मैं फिर सेग्रीगेशन कर दूंगा। जो बच्चे क्विकली रिप्लाई करते हैं मैं उन्हें बैच ए या सेक्शन ए में कर दूंगा, या दूसरों को सेक्शन बी में कर दूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे सेग्रीगेशन करूं, लेकिन आप सब क्यों नहीं लिखते? दानियाल, वाई इज इट सो? अरसलान, क्यों ऐसा यार? अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछिए ना मुझसे। वाई नॉट आस्किंग? बोलने पर आप सबको कहना पड़ेगा, नहीं आप सब इतने स्लो हो जाते हैं, थोड़ा सा तो फास्ट लिखें। लिखते आप अच्छा है। सर स्टार्ट। असल में सोचना भी पड़ता है ना। सॉरी, सर लिखा हुआ है हमने। थोड़ा सोचना। आई एम नॉट गेटिंग सर योर मैंने पॉइंट बेटा। लिखा हुआ वो ऊपर चला गया। सर मरियम लिख रही है मैंने रिलेशनशिप, ठीक है। लिखा और जी ठीक है। सबाहत लिख रही है रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है जी। हाउ फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स, ठीक है जी। प्रैग्मेटिक, बेटा प्रैग्मेटिक की स्पेलिंग गलत है। अक्सा ने भी नहीं अभी तक लिखा। सर लिखा है, ओके। दानियाल, दानियाल किधर लिखा है यार? इंट्रोडक्शन सिचुएशन, ठीक है जी। फूड इन्फ्लेशन थ्रेट इज नेशनल, ठीक है जी ये भी सही है। निदा लिख रही है ओवरव्यू मेजर कंटेम्पररी थ्रेट्स मैंने इमर्जिंग लिखा है ये। फूड इनसिक्योर, बेटा ठीक है। मेजर कंटेम्पररी थ्रेट्स फूड शॉर्ट, बेटा नहीं ये क्या बता रही है निदा आप? निदा क्या सिंपली हम हेडिंग नहीं लिख सर सकते? मैं ये कह रही हूँ कि ओवरव्यू के बाद मेजर कंटेम्प्रेरी जो थ्रेट्स है इमर्जिंग फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी, तो उसके बाद ये मैंने दो हेडिंग्स दे दिए और इतना सारा तो नहीं होता वे फॉरवर्ड, ये उसके मैंने सर दो पॉइंट्स लिख लिए। निदा सिर्फ मेन हेडिंग्स भेजिए, चैलेंजेस का सर वो कर रही हूँ। इन्हें एडिट करें, मेन हेडिंग्स भेजिए बस। अभी आर्ग्यूमेंट्स की तरफ अभी हम आते हैं। इंट्रोडक्शन, फूड इन्फ्लेशन अंडरमाइंस इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड डिपेंडेंस क्रिएट स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। राबिया ये क्या लिख रही है? फूड डिपेंडेंस, व्हाई, व्हाट आर यू ट्राइंग टू राइट? गलत है राबिया। इंट्रोडक्शन ओवरव्यू हाउ फूड इन्फ्लेशन अफेक्टिंग नहीं अफेक्ट्स, एहतशाम अफेक्टिंग नहीं अफेक्ट्स होता है, ठीक है। माई स्टूडेंट्स, ठीक है जी गुड। इंट्रोडक्शन व्हाट इज फूड इन्फ्लेशन एंड नेशनल रिलेशनशिप बिटवीन फूड इनसिक्योरिटी, हाउ फूड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स, नहीं हिरा गलत है। हिरा बेटा आप देखिए, चले इसके बाद स्टूडेंट्स जिनकी मैंने प्रूफ कर दी है, जरा आउट हेडिंग्स पर, मेन आर्ग्यूमेंट्स पर जाते हैं। अच्छा देखिए हिरा बेटा, आपने पहले लिखा जी इंट्रोडक्शन। हिरा मेरी बात समझिएगा प्लीज बेटा। इंट्रोडक्शन के बाद आपने लिखा जी व्हाट इज फूड, ठीक है जी वो तो आपने बता दिया। फिर आपने बताया जी रिलेशनशिप बिटवीन, आपने बताया जी रिलेशनशिप बिटवीन फूड इनसिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, कुछ ऐसी फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने बताया जी हाउ फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स नेशनल, बेटा इनमें फर्क क्या है? सवाल ये पैदा होता है। देखिए बेटा, रिलेशनशिप ऑफ फूड इन्फ्लेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी में भी आपने यही बताना है ना कि फूड इन्फ्लेशन होगा तो नेशनल सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेटा नीचे भी तो आपने यही बताना है। तो बेटा ये तो रेपिटेशन है ना। यू गेटिंग द पॉइंट प्लीज बेटा? आर यू गेटिंग द पॉइंट?
इंग्लिश वाली क्लास में हम अपने ग्रामर को गलत नहीं कर सकते। ऑलराइट सर, प्लीज ग्रांट टाइम फॉर कॉल आफ्टर दिस क्लास। जरक बहुत टू द पॉइंट आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया, इतना टू द पॉइंट आर्ग्यूमेंट जरक, वाह। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में जब अभी इंट्रोडक्शन पर भी हम बात करते हैं। स्टूडेंट, जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन अभी लिखे ना, आप इंट्रोडक्शन बनाइल बेटा किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन में कोशिश करें कि कोई एक ना एक एग्जाम्पल जरूर दे दें, या एक ना एक कोई फैक्ट एंड फिगर जरूर ऐड कर दें, ये अच्छा रहता है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जैसे मैं यहां पर बताऊंगा जी, फूड इन्फ्लेशन जो है, फूड फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ इस तरीके से। लेकिन जब फूड इन्फ्लेशन होती है, फूड इन्फ्लेशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी अंडर, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है ये भी जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेशनल सिक्योरिटी की सिंपली यहां पर एक डेफिनेशन मैंने लिखी इससे पहले कि हम ये पॉइंट जरा समझें। नेशनल सिक्योरिटी ये है जी, द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट वैल्यूज, ठीक है। यानी नेशनल सिक्योरिटी से मुराद है कि एक स्टेट की, ठीक है, एबिलिटी जिसमें वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट रख सके, ठीक है, जिसमें वो अपने आप को जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अगर अपने आप को टेरिटोरियली प्रोटेक्ट रख सकता है तो पाकिस्तान की ये नेशनल सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल सिक्योरिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान मेंटेन कर सकता है तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, क्या पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है? एनीबडी कोई मुझे बताना नो, चाहेगा? वो एक नहीं, प्राइवेट हो तभी रहे हैं। तो ये देखिए, एक कंट्री में जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, तो ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी एक कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी, यानी नेशनल एलिमेंट जितने भी हैं वो एक कौम की नेशनल सिक्योरिटी में आते हैं। इन शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? नेशनल एलिमेंट्स क्या है जी? मिलिट्री है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है जी। आज अगर हम बाहर निकलते हैं हमें पता ही नहीं हमें वापस आना है या नहीं, ऐसा हो रहा है, यू ऑल नो। फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं, वुमेन राइट्स अंडरमाइन हो रहे हैं। कराची में आप देखें, गैंग वॉर्स का जमाना था, अभी भी हैं, खैर होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होती है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के। यानी एक नेशन जब अपने आप को किसी भी डोमेन में प्रोटेक्ट रख सकता है तो इसे कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर बताया गया है कि जब खाने के फूड कमोडिटीज के आइटम्स के प्राइस बढ़ जाएंगे इस वक्त, तो जब फूड कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पर एक नेशन की नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन हो जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है, आइए इस पे थोड़ी सी नजरसानी करते हैं, हम करें इसके ऊपर बात। क्या कहते हैं जी, कैन वी स्टार्ट द रियल डिस्कशन ऑन दिस, एनीबडी? शैल वी, इस्मत? यस ऑलराइट सर। स्टूडेंट्स, अब देखें तो सबसे पहले आपको ना एक कंसेप्ट को समझना है। मेरे पास, मेरे साथ लिखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस भी हमारा स्टार्ट होने वाला है ये सैटरडे से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको ना पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी थोड़ी सी ना बात बताई जाए। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिख लीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं सिंपल आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि एक टाइम था जब सिटीजन्स ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गवर्नमेंट या स्टेट आप कह सकते हैं वजूद में आई। सिंपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्टेट वजूद, समझ आ रही है? यानी इससे पहले कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं थी करती, कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं थी करती, लोग एक दूसरे के साथ लड़ मर रहे थे, इसमत एक दूसरे की जानों के पीछे पड़े हुए थे, वो जीना महाल था। लेकिन एक दिन लोग बैठते हैं, कहते हैं, चाय पी रहे होते हैं, एक बात जस्ट कर रहा हूँ जी, चाय पी रहे होते हैं जी पाकिस्तानियों की तरह, और वो कहते हैं चलो जी हम ना एक दूसरे को सिक्योरिटी देते हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट या स्टेट बना देते हैं। अब लोगों का काम, सिटीजन्स, एक तरफ सिटीजन्स थे और एक तरफ बन गई जी आपके पास गवर्नमेंट। सिटीजन्स का काम है टैक्स देना, गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करना, और गवर्नमेंट का काम है इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, या इन्हें इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, महंगाई से बचाना। लेकिन स्टूडेंट्स, जब अब गवर्नमेंट का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अब मेरा पॉइंट समझिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर तो आप सबके पास फूड इन्फ्लेशन हुई, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही? बताइएगा जल्दी से, मुझे इसके बारे में थोड़ा बता दें जी नहीं स्टूडेंट्स। सर, नहीं नहीं कर, कर रही। हाँ हाँ, डर डर के नहीं बताना, सही कह रहे हैं आप।
ठीक है जरक, मेरी बात समझ आ रही है? दानियाल गेटिंग द पॉइंट? जी जरक, वेयर आर यू? माशाल्लाह आप क्वालिफायर हैं जी हमारे, किधर हैं आप? अच्छा जरक, अब इसमें क्या है कि जब फूड इन्फ्लेशन होगी तो सिटीजन्स में, अरीका बेटा, ये साफ आइडिया जाएगा कि गवर्नमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। राइट, सिटीजन्स में ये एक नोशन जाएगा। और जब आपके पास सिटीजन्स में ये नोशन जाएगा तो क्या होगा? सिटीजन्स को होगा कि जब गवर्नमेंट ही अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो फिर सिटीजन्स भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म क्या करेंगे जी? नहीं करेंगे। राइट, इसी तरीके से है ना। तो देखिए फूड इन्फ्लेशन हुई, लेकिन इस फूड इन्फ्लेशन की वजह से क्या मैं बोल सकता हूं, थोड़ा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अंडरमाइन हो सकता है, बताइएगा, और सोशल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एनीवन, क्या मैं ये बोल सकता हूं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता चल गया है ना, जिन्हें नहीं था पता? प्लीज बताइएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं? देखिए ना स्टूडेंट्स, आज भी पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। जब खाद महंगी हो जाती है, ठीक है, अब इंडिया में आप देखिए, इंडिया में आप देखिए खाद महंगी हो जाती है तो किसान सड़कों पर निकल जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि, और जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट होगा तो यानी जब आपके पास सोसाइटी सड़कों पर निकलेगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो सोशल स्टेबिलिटी होगी कि इंस्टेबिलिटी होगी? जल्दी से मुझे बताइएगा जी। इसमत बताइए, Yes, दानिश आप भी मुझे बताइए, stability, sir. वेयर यूरिका, लेट मी नो। अक्सा आप भी बताइए। सोशल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी ना, तो सोशल इंस्टेबिलिटी याद है आपके पास नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। मैं बड़े आसान अल्फाज में कोशिश कर रहा हूं आपको बताऊं। तो इसका मतलब है कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी अंडरमाइन हो सकता है, या आप कह सकते हैं जी सोशल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, प्रोटेस्ट वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो सकती है। इजिप्ट में ऐसा हुआ था जी। ठीक है, क्या आप सबको यहां तक समझ आ रहा है? लेट मी नो। जी सर समझ। ऑलराइट जी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, तो स्टूडेंट्स जब आपके पास फूड इन्फ्लेशन होगी तो क्या मैं बोल सकता हूं फूड इन्फ्लेशन की वजह से क्या होती है जी? 2023 में क्या हुआ था पाकिस्तान में? बताइएगा, जब वीट बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, आटा एक्सपेंसिव हो गया था जी। सर यू ऑल नो। शॉर्टेज। ना फूड ना शॉर्ट। ना, शॉर्टेज शॉर्टेज तो हो गई, शॉर्टेज नेशनल सिक्योरिटी को नहीं बता रही। नेशनल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जब एक लड़का अपने घर वालों के लिए डिफॉल्ट पे खाना आ चोरी गया था करता पकड़ा अगर गया था, ड्रिंक। आटा चोरी सर करता पकड़ा क्राइम रेट ज्यादा हो गया था। हाँ, क्राइम रेट ज्यादा होगा। राइट, नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होगी कि नहीं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरी बात आपको सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, लेट मी नो। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, चलते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस सिनारियो में जब आपके पास फूड इन्फ्लेशन होगी ना, अब समझिएगा, अब और आपको एक टेक्निकल आर्ग्यूमेंट बताता हूं। स्टूडेंट्स, जब फूड इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है इस पे? टेल मी। जरा सोच समझ के आपने बताना है, गलत आंसर्स बिल्कुल एंटरटेन किए जाएंगे जी। थोड़ा ये सवाल टेक्निकल है, बट मैं आपके गलत आंसर्स को भी एक्सेप्ट करूंगा जी। गलत भी बताएं कोई मसला, लेकिन बताना है सबने। जरा, फूड इनसिक्योरिटी होती है, अंडा हो गया जी 100 रुपए का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहां पर? अरिका, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अरिका, अक्सा, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड आंसर्स फ्रॉम यू। और जी निदा, इम्पोर्ट करेगी चीजें सर। इंपोर्ट करेगी। हाँ, इंपोर्ट भी है, गुड वन, ये भी एक सही ये सही आर्ग्यूमेंट। वेरी सर गुड हेरा, वेरी गुड, सब्सिडीज सर सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट जो है। वेरी गुड। जब आपके पास फूड इन्फ्लेशन होगी, लेकिन फूड इन्फ्लेशन में ना आपके पास इंपोर्ट नहीं चीजें की जाती, वो फूड शॉर्टेज में की जाती है। दानियाल नहीं यार, फूड शॉर्टेज में की जाती है, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आप कहेंगे सर जी फूड इन्फ्लेशन भी तो तभी होगी ना जब फूड की शॉर्टेज होगी। तो यस, हो सकता है ये भी, लेकिन ये बड़ा इनडायरेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट पता है क्या है कि स्टूडेंट्स, जब आप सबके पास फूड इन्फ्लेशन यानी खाना महंगा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अंडा है, अंडा 150 रुपए का आप अफोर्ड कर लेंगे या हम अफोर्ड कर लेंगे? बताइएगा, द आंसर इज नो सर, ये तो बहुत एक्सपेंसिव अंडा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जी आप सबको सब्सिडीज, ठीक है। जैसे आपके पास दानियाल, क्या हुआ जब आपके पास खाना में, फॉर एग्जांपल अंडा जी 100 रुपए का चला गया, गवर्नमेंट कहेगी चलें जी लोगों ने क्या करने हैं, सिर्फ 25 रुपए देने हैं या 50 रुपए देने हैं, बाकी 50 गवर्नमेंट देगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी तो बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? सिंपल आर्ग्यूमेंट है ना। देखिए देखिए कितना मजे का आर्ग्यूमेंट है। आप सबको फील हो रहा होगा कि आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं अब सही से ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करके।
तो थिंक इज दिस स्टूडेंट्स, थर्ड आर्ग्यूमेंट आपके पास ये आता है कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होती है। कैसे मनाहिल? कि गवर्नमेंट फिस्कल बर्डन में आ जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? हम मेरी इस बात तरह आप भी सब कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इस तरह भी कमज़ोर होती है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स हमारे पास होती नहीं है, तो हमारे पास डेट या वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होती है ना। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा देखो, कौन ये बता रहा है मुझे, बताइएगा, हु इज द पर्सन? दानियाल। दानियाल। अच्छा दानियाल ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, फूड इन्फ्लेशन की वजह से सारे जरा समझिएगा, फाइनेंशियल बर्डन। अच्छा वो फाइनेंशियल बर्डन सब्सिडीज की वजह से भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल बर्डन आपके पास इंपोर्ट्स की वजह से भी हो सकता है। अच्छा हम इंपोर्ट ज्यादा करें या हम सब्सिडीज दें, एंड पे आएगा फिजिकल बर्डन। तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से फिजिकल बर्डन तो जरूर होगा। दानियाल गेटिंग द पॉइंट? मेरी बात आप सब ये लिख लें जी, मैं स्टूडेंट होता ना तो मैं लिख लेता ये, और मैं रखता हूँ लेता इन आर्ग्यूमेंट्स का, क्योंकि पर्सनली मुझे ये आर्ग्यूमेंट्स बड़े अच्छे लगे थे। आप सबको समझ आ रही है मुझे बताइएगा जी, कोई सवाल तो नहीं है? लेट मी नो। आ रही है सर समझ। अच्छा स्टूडेंट्स ठीक है जी, और मुझे अब आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताइए अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो फिर मैं भी बताता हूँ। फोर्थ आर्ग्यूमेंट, हमने कोई 12 आर्ग्यूमेंट मुकम्मल करने हैं, 12 से 13 हमने बनाने हैं, कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ इंक्रीज स्टूडेंट। इन पॉवर्टी। क्या? इंक्रीज इन पॉवर्टी सर। पोवर्टी? पोवर्टी बढ़ेगी? पोवर्टी? हमारी एफडी होगी फॉर नहीं 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 नहीं, पोवर्टी नहीं। पोवर्टी जो है ना फूड इन्फ्लेशन का एक कॉज है, ठीक है? पोवर्टी कॉज है, अफेक्ट नहीं है, हम अफेक्ट बता रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, फूड इन्फ्लेशन की वजह से, मेरा पॉइंट ऑफ सर अंडरस्टैंड, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट इट। फूड इन्फ्लेशन की वजह से मैं ये पॉइंट जरा कंप्लीट कर लूं, दिस इज अनदर गुड आर्ग्यूमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, फूड इन्फ्लेशन की वजह से क्या मैं कह सकता हूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। और फूड इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि जब बहुत से मैसेज अफोर्डेबल फूड को कंज्यूम नहीं कर सकेंगे, तो नॉन स्टेट एक्टर्स इस वैक्यूम को पूरा करेंगे। और जब नॉन स्टेट एक्टर्स इस वैक्यूम को फिल करेंगे, तो इस सिनेरियो में आपके पास नेशनल सिक्योरिटी ही तो अंडरमाइन होगी। क्यों? मेरी बात हेरा समझ आ रही है मुझे बताइएगा इस बात? राइज ऑफ मिलिटेंट्स, बिल्कुल सही, सही आपने फरमाया। ठीक है, हाँ जी, अभी आप में से किसी का सवाल था जी, फरमाइए। सर फूड इनसिक्योरिटी से ये भी तो है ना अक्सर आपकी ये भी तो है सर, के बाद आवाज। फूड इनसिक्योरिटी से ये भी तो है ना कि परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, तो इससे फिर इकोनॉमिक जो है इंस्टेबिलिटी आती है, और ये भी तो एक नेशनल सिक्योरिटी का ही नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट। वो हमने इकोनॉमी वाला बता दिया ना यहाँ पर, ठीक है, हमने बता दिए कि सब्सिडीज वगैरह यहाँ पर कम होती हैं। अगर आप इंपोर्ट्स के साथ जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी बता देंगे, अगर आप सब्सिडीज के साथ जाते हैं तो आप नहीं बताएंगे। तो ठीक है, ये भी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट अब चलें एवरीबॉडी। अच्छा ये जो है ना, ये यमन में हुआ था, ये सारा सिनेरियो जी। फूड इन्फ्लेशन की वजह से यमन में 47% पॉपुलेशन जो थी वो फूड इनसिक्योरिटी 2026 में फेस कर रही है जी। ठीक है, और इसकी वजह से आप सबके पास शफा बेटा वहां पर मिलिटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। अच्छा फिर अरब आगे, स्प्रिंग भी तो ऐसे ही शुरू हुआ था ना। सॉरी, अरब स्प्रिंग भी तो ऐसे ही शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग बिल्कुल। अच्छा चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फूड इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास मैसेज जो हैं, स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यानी जब महंगाई हो जाएगी, जब पैदावार प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगी मनाहिल निमरा बेटा, तो लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की जाने मूव करेंगे। अल्टीमेटली आपके पास अर्बन स्पेसेस जो हैं वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगी। ऐसा ही है, मुझे बताइएगा, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक सर है, फोर्स माइग्रेशन। फोर्स माइग्रेशन नहीं, फोर्स माइग्रेशन कह सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में क्या होगा, आपके पास अर्बन स्पेसेस बढ़ जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब देखिए ना, जब आपके पास अर्बनाइजेशन बढ़ गई या अर्बन स्पेसेस की तादाद बढ़ गई, तो आप सबके पास इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, डिजीजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो आप यहां पर बता सकते हैं। यहां तक आप सबको समझ आ रही है जी, मुझे बताइएगा, लेट मी नो। स्टूडेंट्स चलिए हम इसे क्लियर थोड़ा लेवल पर अब देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोविंसेस का फूड इनसिक्योरिटी का
फूड इन्फ्लेशन का और नेशनल सिक्योरिटी का कोई रिलेशन तो बनाए। अब मैं आपको पॉइंट देता हूँ, अब आपने मुझे बनाना है। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया है, अब इसके बाद तो आप सबको आना चाहिए ना। जी स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट कि आप सब एक आर्ग्यूमेंट मुझे बनाकर दें। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पांचवा छठा आर्ग्यूमेंट है, छह तो मैंने ही बना दिए यहाँ पे। फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, प्रोविंसेस एंड, ये अब तो आप सबको स्टूडेंट्स पता चल ही जाना चाहिए व्हाट आई एम ट्राइंग सर टू से। लेकिन हमने तो कहा है कि हम इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं कर रहे। बेटा पाकिस्तान की एग्जांपल तो आप दे ही सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक जो नहीं है उसमें पाकिस्तान की एक भी एग्जांपल नहीं आपने ऐड करनी। बेटा सर पूरी दुनिया में एग्जाम्पल थोड़ी पाकिस्तान तो ही पूरा आर्ग्यूमेंट आती फिर है। पाकिस्तान रिलेटेड हो जाएगा। बेटा हो जाए, कोई टेंशन ही नहीं है। हमने यहाँ पर यमन से रिलेटेड नहीं आर्ग्यूमेंट दिया, कोई मसला नहीं है बेटा। एक दो, आप यहाँ पर 10 पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसमें से 3 4 पॉइंट्स पाकिस्तान स्पेसिफिक कर दें, कोई मसला नहीं है बेटा, कोई इशू सर नहीं है। जी। फूड से इनसिक्योरिटी से प्रोविंसेस के दरमियान रिसोर्सेज के लिए कंफ्लिक्ट होंगे, तो इस तरह जो कह लें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, ऑलराइट। वाटर जो है फूड सिक्योरिटी के लिए इंटर प्रोविंशियल रिफ्ट्स होंगे। देखिए एवरीबॉडी, जब भी हम बात करते हैं ना कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जोया बेटा आप हैं, तो मैं कहता हूं जी ये पनिशमेंट मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये जोया स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जोया क्लास का तो हिस्सा है ना, क्यों जोया बेटा? तो वो आपके ऊपर भी उतना ही अप्लाई होगा जितना पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एम आई करेक्ट जोया बेटा? ठीक है। तो बेटा गो के पाकिस्तान स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि सारे के सारे, अगर आपने 12 13 10 आर्ग्यूमेंट जितने भी दिए हैं, वो ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान में लिखें, वो पूरी दुनिया से आप डोमेन आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। लेकिन आप अगर एक दो पाकिस्तान स्पेसिफिक 3 4 लिख दें जी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं हो जाता, पाकिस्तान स्पेसिफिक कर दीजिए इसे, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया? आप सबको यहां तक समझ आ रहा है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। बाकी जी जोया फरमाइए। सर सर I'll get back to सर you जी। इसमें हम ये आर्गुमेंट दे सकते हैं, अगर हम इस आर्गुमेंट से मूव फॉरवर्ड करें तो हम ये कह सकते हैं कि वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, आ सकता है, आ सकता है, लेकिन प्रॉपर फिर लिखना आपने वो फूड इनसिक्योरिटी के तनाजुर में लिखिएगा। ठीक है, अगर आप उसके तनाजुर में लिखते हैं तो फिर आ सकता है कि फूड इनसिक्योरिटी, फूड इन्फ्लेशन की वजह से वाइडनिंग गैप होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको लिखना फिर उस तरीके से ये पड़ेगा, डेफिनेटली आ सर सकता है। सोशल डिसइंटीग्रेशन को लिंक करेंगे ना फिर उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोशल डिसइंटीग्रेशन को लिंक कर देंगे आप। ठीक है, क्राइम रेट के साथ भी वैसे आप इसे लिंक कर सकते हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी के साथ भी कुछ ऐसे आप लिंक कर सकते हैं इसे। ठीक है, ऑलराइट जी, समझ आ रही है। अब बाकी आर्ग्यूमेंट्स लिख लेंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ स्टूडेंट्स, 6 तो मैंने लिखवा दिए हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स सर आप खुद लिख हम लिखेंगे बाकी। लें। सर मेरा अभी एक हो। और सवाल भी है। जी जी फरमाइए। सर इसमें चाइल्ड लेबर आ सकता है? फूड इन्फ्लेशन की वजह बेटा वो सोशल में आ जाएगा सारा। अब देखिए सोशल, देखिए पॉइंट पता है कैसे होया, आप यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा इशू, अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो एक इशू होगा। अब वो इशू मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हम ना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी को एक जेनेरिक वे में देख रहे हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी के इकोनॉमिक डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन, सोशल डोमेन, यानी हमने इसे डोमेन वाइज अलग अलग नहीं किया। हमने सिर्फ लिखा जी हाउ नेशनल सिक्योरिटी, हाउ फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, और हमने आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए। राइट जो है बेटा। अब बेटा जब हम आर्ग्यूमेंट्स ये लिख रहे हैं ना, तो बेटा कोशिश हमने ये करनी है कि हम सारे डोमेन्स पर इक्वली वेटेज जरूर रखें। ठीक है, हाँ चले एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, लेकिन हमें तमाम डोमेन्स को कोशिश करना है कि थोड़ा वेटेज इक्वली दें। अब बेटा सिर्फ सर आप अगर अभी तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, अभी तो हम आर्गुमेंट्स लिख थोड़े रहे हैं। हाँ लेकिन इसके बाद आपने लिखना भी है ना, मैं अगर आपको अभी प्रूव कर दूंगा तो आप लिख भी लेंगे, तो इस वजह से सर वाइल ये डूइंग, सारे लिखेंगे थोड़ी, तीन सोशल से आएंगे, तीन पॉलिटिकल, तीन इकोनॉमिक, इस तरह से आएंगे। बेटा वाइल डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग तब भी ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, लिख लें, लेकिन वाइल डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम सोशल में 5 लिख देते हैं और एक एक इकोनॉमी, पॉलिटिकल, मिलिट्री और ये लिख देते हैं, तो ये हमारा ऐसे जो है ना एक इम्बैलेंस्ड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब आप डोमेन्स पर लिखें तो इसी तरीके से तमाम डोमेन्स पर। हाँ, अब जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो मैं तो आपको ये हमेशा कहता हूँ, और इवन मैंने भी यही चीजें सीखी हैं, और सारा हर कोई जो मेजर एक अच्छा ऐसे का टीचर है वो यही सिखाता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप करते हैं ना, तो आप अपने बेवकूफाना से बेवकूफाना यानी इमेच्योर से इमेच्योर आर्ग्यूमेंट भी पुटअप कर सकते हैं। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग तो रफ भी करते हैं ना, कर सकते हैं।
और क्या पता कि उसमें से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपके पास डेवलप हो जाए। तो यस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में बिल्कुल आप लिखिए, लेकिन उसके बाद जब फाइनल करें तो उसे जरा रिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर बेटा? ओके, सर तो ओके सर। ओके जी, ऑलराइट जी, हो सर जाएगा। और इसके बाद वे फॉरवर्ड आपने लिखना है। लेट मी नो जी, विल यू बी एबल टू डू दिस ऐसे एवरीबॉडी? सर हाँ हाँ। सर वैसे हमारे हेडिंग्स ओवरऑल कितने होने चाहिए, लाइक 15 इस तरह होने चाहिए? बेटा 17 वो हेडिंग्स नहीं होती बेटा, वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहले तो ये जी आपने सर, आर्गुमेंट्स का, सॉरी आर्गुमेंट्स कह रही हूँ। आर्ग्यूमेंट्स आपके करीबन 15 से 17 तो होने, बल्कि 15 तो कम है, 17 से 20 होने चाहिए बेटा। अब देखिए आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखते हैं ना, कोई 10-12 आर्ग्यूमेंट्स लिख देते हैं, लेट अस सपोज 5-6 वे फॉरवर्ड लिख देते हैं, 17-18 हो जाएंगे, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन और एक ओवरव्यू, तो आपके एटलीस्ट 20 तक बन जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 17 से 20 के दरमियान में तो फॉल करने ही चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट्स। ओके एवरीबडी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आउटलाइन तो आप सब बना लेंगे। आउटलाइन में मुझे पता है कि आपका कोई ऐसा सच बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बट मैं चाहता हूं कि अब आप इंट्रोडक्शन भी लिखें, क्योंकि मैं आप सबको इस पे ट्रेन करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब आपकी जो क्लास है, ठीक है, वो होगी जी, ऐसे की क्लास होगी थर्सडे, नहीं वेडनेसडे को, यानी कल नहीं होगी। कल ऑब्वियसली हमारी प्रेसे की क्लास होगी। आपने क्या करना है कि पहले तो मुझे आपने इंट्रोडक्शन और आउटलाइन मुझे आपने ना इन दोनों की लिख कर दिखानी है। यस सर, और पैराग्राफ भी एक दो। बेटा आप पहले इंट्रोडक्शन तो सही कर लें, क्यों ऐसे आगे जा रहे हैं? राइट नाउ आई एम गिविंग यू वट एवर आई एम गिविंग यू, जस्ट गो फॉर दैट थिंग। ठीक है, अभी प्लीज आगे नहीं जाइए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कीजिए। दानियाल, हो जाएगा? लेट मी नो। यस सर। बॉडी पैराग्राफ, एक इंट्रोडक्शन आपने बताना है, और इंट्रोडक्शन के साथ आपने बताना है। अच्छा, जो अच्छे आप सबका ना, कुछ बच्चों का ना इशू पता है क्या है, कि आपके ना ग्रामर के मसले बड़े होते हैं। अब कुछ एक बच्चा जो बड़ा अच्छा लिखता है ना, उसका पता है कैसे पेपर चेक होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसका जी पेपर ओपन किया, अच्छा पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ठीक है जी, पढ़ लिया, एंड पे टिक कर दिया कि ठीक है, यानी जहां पर मिस्टेक हुई वहां पर हाईलाइट कर दिया। और एक जो अच्छा बच्चा लिखता है ना, उसका पेपर बड़ा जल्दी चेक। अब आप सब में से कुछ बच्चे बड़ा वीक लिखते हैं, तो वो चेक करते हुए ना एक एक वर्ड को 10-10 दफा पढ़ना पड़ता है। इवन जो सही लिखता है उसका भी 10-10 दफा वर्ड को पढ़ना पड़ता है, सेंस को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कॉमास की मिस्टेक है, फुल स्टॉप की मिस्टेक है, कैपिटल लेटर तो नहीं लिख दिए, स्मॉल तो नहीं लिख दिए, ग्रामर का मसला तो नहीं आ रहा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मसला तो नहीं आ रहा। तो बड़े मसले देखने पड़ते हैं जी ऐसे में। इसलिए ऐसे जो हैं वो थोड़ा लेट चेक होते हैं। ठीक है, हाँ आप सबका एक ऐसे भी चेक होने वाला रहता है, मुझे याद है, जो पिछले हफ्ते का है। वो जब टाइम मिलेगा मैं कर लूंगा, बट राइट नाउ आई एम फोकस्ड ऑन दिस वन। ठीक है, तो इसे आप सबने एक दफा देख लेना है, और मुझे आप सबने इस वीक हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पर ही ज्यादा फोकस करें। शायद मैं कल भी आपकी ऐसे की क्लास रख लूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इस ऐसे की क्लास में काफी मजा आया, तो ये है कि शायद मैं कल भी रख लूँ। इस वजह से आपने सुबह 5 बजे तक। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज, वन मोर थिंग, 5 बजे से ऊपर प्लीज जिसका होगा ऐसे, मैं उसका चेक नहीं करूंगा। ठीक है, आई एम सेइंग दिस फॉर द फाइनल टाइम, क्योंकि मैं फिर भी कर देता हूँ कि चलो यार कुछ नहीं होता, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेक दिस वर्क। कोई भी बच्चा अगर 5 बजे से पहले करवाएगा, सुबह 5 बजे, सो डेडलाइन है 5 बजे, तो आप सबके लिए जरूरी है कि आप 5 बजे काम सबमिट, 5 बजे से पहले सबमिट कर। इवन 5 बजे भी किसी का होगा मैं वो भी नहीं चेक करूंगा, 5 बज के 1 मिनट पर भी होगा मैं किसी का चेक नहीं करूंगा। बेटा सुबह फजर 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 के वक्त, फजर के वक्त, ठीक है, फजर 5 AM इन द मॉर्निंग। सो 5 बजे या 5 बज के 1 मिनट पर भी, और उसके बाद तो खैर चेक ही नहीं ना करूंगा। तो आप सबके लिए जरूरी है, कोई इशू नहीं है जी, आपकी लाइट गई हो आ रही हो, आई डोंट केयर, बट आपको काम समय, फिर वो पता है क्या होता है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं होगा 12 बजे, रात 12 बजे कर दूं ये अच्छा रहेगा। यार कितने आप सब, दानियाल व्हाट आर यू डूइंग? सुबह 5 बजे हाँ। मैंने आई सेड 5 AM टुमारो। ठीक है, ये जो 5-6 घंटे बाद, 10-11 घंटे बाद, 12 भी नहीं, 10 घंटे बाद जो आने वाला है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, कोई 12 बजे नहीं होने वाला जी, आपने एक सुबह 5 बजे तक सबमिट करवाना है, सर दैट्स हो इट। जाएगा। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, नो अदर आर्ग्यूमेंट्स। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप सब अपने टाइम से सबमिट करवाएंगे, तो मैं भी फिर अपने टाइम पर ही चेक करके दूंगा। बच्चे 5-5 8 बजे, 7:40 पे क्लास होती है, बच्चे 7 बजे सेंड करके कहते हैं सर जी चेक तो कर दें। तो आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज आई हैव ऑल द क्लासेस इन द डे, सो आई हैव टू फोकस ऑन द स्टूडेंट्स एज वेल। आप सबके साथ कॉल्स भी अक्सर मुझे करनी पड़ती हैं, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट गोइंग टू चेक एनी बडीज वर्क।
who will submit after 5 or at 5 a.m. So everybody has to submit the work before 5:59 a.m. in the morning. ठीक है, 3 बजे करवाएं, 2 बजे करवाएं, 1 बजे करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर बहुत अच्छा काम सबमिट करवाती हैं जी। नूर सबसे पहले करवा देती हैं। किधर है नूर? नूर फातिमा, वे आर यू बेटा? नूर फातिमा जी सर इधर हूँ। बहुत अटेंटिव स्टूडेंट है जी, माशाल्लाह। ऐसे अटेंटिव स्टूडेंट्स बड़े अच्छे मुझे लगते हैं। तो सबसे पहले सबमिट सर करवाती है सबसे। फातिमा तो हमारी वो ब्रिटिश हिस्ट्री की क्लास में भी थी ना? बेटा ये वो नहीं है। अच्छा। तो फातिमा इज डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब माशाल्लाह। और फिर मुझे बड़ा कहती भी है सर कॉन्स्टेंटली चेक कर दें, तो ये अच्छी चीज़ है, मुझे ये बुरा नहीं लगता। सो यू आर वेरी गुड बेटा, आप सब अच्छा काम कर रहे हैं। बट द रूल्स विल बी सेम। प्लस आपके टेस्ट सेशंस के भी मैंने वो ग्रुप बना दिया है। स्केड्यूल मैं थोड़ा सा आपके डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका वो स्केड्यूल थोड़ा टफ बनाना है, ईजी नहीं बनाना। 6 टेस्ट आपके होंगे एक हफ्ते में, एंड देन 7वें दिन आप हर सब्जेक्ट को मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। तो वो स्केड्यूल मुझे थोड़ा सा टफ बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। प्लस मुझे कुछ और सिस्टम्स को भी इसमें इनकलकेट करना है, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आजकल में आपका स्केड्यूल तैयार हो जाएगा, प्लस आपके साथ वो शेयर हो जाएगा। और कोई भी बच्चा अगर वो एक दिन भी टेस्ट नहीं देगा, मैं उसे किक आउट कर दूंगा, ठीक है। तो दीज रूल्स आर गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीबॉडी। पिछले ईयर का भी टफ था बेटा, वो तो कुछ भी नहीं था इसके मुकाबले, तो ये कुछ नहीं होने वाला। लास्ट ईयर बहुत ईजी था। तो दैट्स ऑल जी, अल्लाह हाफिज। आप सबके साथ एबिलिटी की क्लास है मेरी 9 बजे। एबिलिटी की क्लास में आप सबके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। और फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है जी।